नमस्कार, मैं हूं अनुपम। And hi, this is Ishan. Welcome to the new edition of मीमांसा। जैसा आपको पता होगा, मीमांसा is a platform जिसके through we are trying to take forward the civilizational point of view of India. तो हमने देखा लास्ट वीक जैसा हमने देखा राइट कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से काफी सारे कश्मीरी लीडर्स मिले। It was first such meeting after abrogation of Article 370. Many of these leaders were in some sort of house arrest until very recently. So to discuss all that, we thought that maybe it would be a good idea to discuss some background of Kashmir in general and the Kashmir problem in particular. And for that, we thought that maybe the best place to start would be history. Anupam. करेक्ट। तो अगर हम कश्मीर के इतिहास को देखें तो सबसे बड़ा जो पड़ाव आता है आई थिंक वो है कुशान्स का। जब कुशान्स जो कि सेंट्रल एशिया बैक्ट्रिया से इंडिया में आते हैं और लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अपने अंडर ले लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन पॉइंट होता है जिसमें कि खडिफसिस करके एक रूलर आता है, देन कनिष्क आते हैं। खडिफसिस इनफैक्ट काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं शैविज्म से, और जो उनके बेटे होते हैं कनिष्क, वो अपने पिता के अलावा बुद्धिज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। और फिर वो ना कि इंस्पायर होते हैं, वो महायाना बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने में भी बहुत बड़ा उनका योगदान रहता है। तो वो इंडिया के जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उनको प्रोपोगेट करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। फिर उसके बाद कुछ 100-200 इयर्स लेटर, फिर उसके बाद जो एक मेजर जो डायनेस्टी और मेजर पावर जो कि हमारे टेक्स्ट बुक से मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली, वो है कारकोटा डायनेस्टी, जो कि राइट फ्रॉम द कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, उतनी बड़ी स्ट्रेच को वो रूल करते हैं तकरीबन 150-200 साल तक। और वो इतने बड़े जो डायनेस्टी है उसको हमारे टेक्स्ट बुक में पता नहीं जगह कब मिलती है। उनमें एक बहुत बड़े जो रूलर थे उनका नाम था ललितादित्य मुक्तपीठ, राइट। तो उन्होंने बहुत सारे फेमस कंस्ट्रक्शंस किए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टेंपल्स बनाए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेंपल्स इन कश्मीर राइट नाउ इज द मार्तंड टेंपल। मार्तंड, शायद आपको पता होगा कि सूर्य भगवान को हम लोग मार्तंड या सूर्य को हम मार्तंड के नाम से भी जानते हैं। वो इतना फेमस है कि बहुत सारे फेमस गाने वगैरह भी वहीं पे रिकॉर्ड होते हैं। जैसे पुरानी मूवी है एक आंधी, उसका गाना है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो खासकर, तुम आ गए हो। तो वो मार्टन टेम्पल पे ही पिक्चराइज्ड है। इनफैक्ट नई एक मूवी है आई थिंक हैदर करके, उसका एक गाना है बिस्मिल, दैट इज आल्सो अगेन पिक्चराइज्ड इन मार्टन टेम्पल इटसेल्फ। इंटरेस्टिंगली जो मार्टन टेम्पल है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसको अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली लोग आजकल इस्लामाबाद के नाम से भी जानते हैं, एटलीस्ट इन कश्मीर एंड इन द वैली एरिया, राइट। और ये फिनोमेना हमने काफी देखा है कि रीनेमिंग द ओल्ड प्लेसेस इन कश्मीर। जैसे मतलब व्हेन यू गो टू श्रीनगर, राइट, तो श्रीनगर में जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे, दैट इज इन शंकराचार्य हिल्स, और वहां पे देयर इज अ टेंपल ऑफ आदि शंकरा, जिसको द लोकल नेटिव कश्मीरी मुस्लिम दे कॉल इट तख्त सुलेमानी और द थ्रोन ऑफ सुलेमान। तो ये जो रीनेमिंग वाला आइडिया है दैट एग्जिस्ट देयर। रिसेंट जैसे कश्मीर की ऐसे काफी सारी जगह है which have a lot of significance for Hindus. जैसे बारामुल्ला है, right? तो बारामुल्ला is the place where Varha avatar of Vishnu actually happened. It has its origin in Varha moon. Similarly, if you see कि Kashmiris as मतलब कश्मीरी लोगों का काफी बड़ा contribution रहा है on in Indian culture. तो जैसे संस्कृत के जो दो बड़े grammarians हैं, they have stayed in Kashmir for a very considerable extent of time, जैसे पानिनी and पतंजलि, राइट। सिमिलरली अगर हम आर्ट, म्यूजिक और डांस फॉर्म्स इन सब में देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है नाट्य शास्त्रा, जिससे हमारे सारे क्लासिकल ट्रेडिशंस डिराइव होते हैं। तो द ऑथर ऑफ दैट भरत मुनि, ही वाज आल्सो अ कश्मीरी। एक जो मेजर एक्विजिशन जो है इंडियंस पे आता है हमेशा, वही आता है कि हम लोगों को हिस्ट्री लिखनी नहीं आती सही तरीके से। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मॉडर्न फॉर्म ऑफ हिस्ट्री लिखने का भी हमें कश्मीर के अंदर ही दिखता है। जैसे कि काल्हाना करके एक कश्मीरी राइटर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी राजा तरंगिनी, एंड इन दैट ही यूजेस अ वेरी मॉडर्न मेथड्स टू राइट हिस्ट्री। तो सिमिलरली लाइक वी सी कि कश्मीरीज हैव हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वाइडर इंडियन कल्चर, which is something that tells you how strong this bond is between the people who were living in the valley historically and the wider Indian subcontinent. करेक्ट। और कल्चरल वाले पॉइंट को आगे बढ़ाते जाऊं तो बहुत अच्छे
फिलोसॉफिकल टीचर्स और पॉलीमैथ्स जैसे कि अभिनव गुप्त, वो भी कश्मीर से ही आते हैं। और एक कल्चर वाले पॉइंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन नगेट जो कि मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि एक क्वीन थी डिड्डा करके, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट फीमेल मोनार्क्स इन इंडिया थी, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ की बहुत सारे जो कि हमारे किताबों में ज्यादा मेंशन है, वो है रजिया सुल्तान का एज द फर्स्ट सो टू से फीमेल रीजेंट इन इंडिया। बट उसके पहले क्वीन दिड्डा, और उनसे भी थोड़ा पहले आई थिंक प्रभावती गुप्ता, जो कि वकाटका एम्पायर की एक फेमस मोनार्क थी, राइट। तो ये जो ट्रेंड था, इसको सॉर्ट ऑफ एक ब्रेक लगा जब शाहमीर डायनेस्टी आई थिंक है, जो कि इस्टेब्लिश की गई, बाहर से कुछ इन्वेडर्स आए, उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और जो कश्मीर का जो ओरिजिनल सिंक्रेटिक कल्चर था, जैसे हमने बात की बुद्धिज्म भी था, शैविज्म भी था, सब फ्लरिश कर रहा था यहाँ पे काफी अच्छे से। उसको एक रोक लगा जब शाहमीर डायनेस्टी और उसके सिकंदर बुटशिकन करके जो राजा थे, वो लोग आए और यहाँ पे जो भी टेम्पल्स थे, जो भी सिंक्रेटिक कल्चर था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से। बुद्ध शिखन जो नाम खुद है, वो इस बात से ही आता है कि वो आइडल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय, बुद्ध उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, करेक्ट, वो एक आइकोनोक्लास्ट थे, राइट। तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, जैसे मार्तन टेम्पल्स का हम जिक्र कर रहे थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो कश्मीरी जो हिंदू पॉपुलेशन थी, उसको सब्जुगेट करने के लिए, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रेशर लगाए। इसकी वजह से कई लोगों को मारा भी गया, कई लोगों का रेप भी हुआ, और एक्सोडस भी हुआ कई तरीके से उनका, वहां से वो निकल गए। फिर उन्होंने जिजिया इम्पोज कर दिया, शरिया के थ्रू काफी रिगरसली वहां के पॉपुलेशन को रूल करने की कोशिश की गई। तो इससे एक बहुत बड़ा ब्रेक आया, राइट। और ये ब्रेक आई थिंक जब टूटा, जब हम बात करें ईशान, मुगल रूल, फिर आई थिंक अकबर के टाइम में वहां दोबारा रिस्टाब्लिश, राइट। राइट। वैसे मुगल रूल तो मतलब मोस्टली नथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड इन कश्मीर एट दैट टाइम। मुगल्स ने बस कुछ अच्छे अच्छे बाग वहां पर बना दिए फेमस, बट देयर इज नथिंग टू रिमेंबर एक्चुअली, नथिंग बिग एक्चुअली हैपेंड। एंड द नेक्स्ट मेजर थिंग दैट हैपेंस इन हिस्ट्री वहां पर वाज the rule of the expanse of Sikh empire under Raja Ranjit Singh in that area. Correct. So Dogras were one tributaries of Sikhs in that area, and Dogras were given to rule in that area. But Dogras, when Britishers arrived, Dogras colluded with the British and fought against the Sikhs. And as a gift, Britishers gave Dogra this entire area of Kashmir as we know it. फिर डोगराज ने जो कश्मीर की मॉडर्न एक हमारी इमेजिनेशन है, जिसके अंदर कश्मीर के सारे बड़े रीजन्स आते हैं, जिसमें लद्दाख भी है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, कश्मीर वैली है, और जम्मू एरिया है, इसको थ्रू वॉर एंड थ्रू कॉन्क्वेस्ट जो है उन्होंने सारा कुछ जो है अपने एक एरिया के अंदर जो है बेसिकली बाइंड करा। And Dogras के अंदर this is one of their biggest achievement, right? कि they were able to bring all these diverse area under one rule. But the next bigger thing that happened under Dogras was something that we all know, the biggest story of partition. Dogra king Maharaja Hari Singh, he was indecisive at the time of partition. He couldn't decide कि उनको, he wants to go with Pakistan or with India or remain independent. And because of this, the entire thing happened जहाँ पे Pakistanis sent a lot of intruders, and then Indian army went there, and because of which we see that the Jammu and Kashmir state as we know it is divided ever since from the time of partition. राइट। और पार्टीशन और ये महाराजा हरि सिंह का जो इंफॉर्मेशन नगेट है, उसके अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कॉमन लोग या जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी कश्मीर की, वो क्या चाहती थी, राइट। हो सकता है महाराजा हरि सिंह कुछ चाहते हो इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ जुड़ना, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां के लोग क्या चाहते हैं, वहां के लोग, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि शेख अब्दुल्ला उनके लिए एक बहुत बड़े फिगर थे, वो चाहते थे इंडिया के साथ, और वो नेहरू के काफी अच्छे दोस्त थे, वो चाहते थे इंडिया के जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कि जिस सोच के साथ इंडिया बन रहा था उसके साथ जुड़ना चाहते थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, राइट। बट मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो नेहरू ने उनके कुछ एक्टिविटीज जो कि कश्मीर में चली थी, उनसे शायद वो खफा हो गए, नाराज हो गए, और फिर उनको जेल में बंद कर दिया, और 10-15 साल तक के लिए उनको जेल में बंद कर दिया। तो जो कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो एस्पाउस करते हुए कश्मीर इंडियन यूनियन का पार्ट बना था, वो फिर कहीं ना कहीं धूमिल होने लगा।
और आई थिंक फिर इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की रिवाइव करने की, फारूक अब्दुल्ला, उनके शेख अब्दुल्ला के जो बेटे हैं, उनके साथ उन्होंने कुछ पैक्ट किया और फिर चीजें आगे बढ़ी। फिर 1987 में राजीव गांधी के अंडर इलेक्शंस हुए दोबारा से, बट फिर इस बार फिर से जो इलेक्शंस थे वो रिग्ड हो गए। तो आप समझिए जो कश्मीर की जो आवाम है उनका क्या ओपिनियन रहा होगा इस डेमोक्रेसी के बारे में, राइट? कि एक तो जो हमारा लीडर जो होता है उसको आप जेल में बंद कर देते हो, और जब आप चुनाव कराते हो उसको रिग करके आप किसी तरीके से किसी को भी जितवा देते हो, राइट? या खुद जीत जाते हो। कांग्रेस और एनसी का जो कोलिशन था, राइट? तो वो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। और ये जो पॉपुलर डिस्कंटेंट है 1980s के एंड में, 1990s बिगनिंग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कश्मीरी आवाम के अंदर। और ये जो है इसको लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और यूएस मिलकर के में मुजाहिदीन को पनपा रहे थे एक तरीके से, उनको रिलीजियसली सॉर्ट ऑफ टीच कर रहे थे, और जो सोवियत संघ है उनके खिलाफ एक जिहाद को प्रमोट कर रहे थे। और वो जिहाद खत्म हो गया 10 साल में, 1979 से 1989 तक लगभग चला, जब कोल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो वो जो वहां जो मुजाहिदीन थे उनको फिर दूसरी जगह जाने के लिए पाकिस्तान को लगा कि भाई इसको इस्तेमाल करते हैं, इनको कहीं और भी भेजा जा सकता है, और वो अपने वेस्टर्न फ्रंटियर से अपने ईस्टर्न फ्रंटियर यानी इंडिया और कश्मीर की तरफ भेजते, राइट? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, पैसे भी थे, गन्स भी था, तो उसको भी यूज करके जो डिस्कंटेंट जो कश्मीरी अवाम में था उसको भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, उनको भी बुलाया, ट्रेन कराया, और फिर वहां पे जाकर के काफी ज्यादा गलत चीजें कश्मीर के अंदर हुई। एंड यार इन अ वे मतलब पाकिस्तानीज हैड टेस्टेड ब्लड, जब उन्होंने देखा कि हमने जो है जिहाद करके जो है वी वर एबल टू रिमूव द काफिर्स इन अफगानिस्तान, द सोवियत रूल, तो उनको लगा कि सिमिलर थिंग कैन बी डन टू इंडियंस इन कश्मीर। उसी के लिए काफी सारे कश्मीरी मुस्लिम्स दे स्टार्टेड joining the ranks. Kashmiri Muslims went to Pakistan, got trained and came to India, came back. And उनके जो वो वहां पर जब रहते थे तो they got very radicalized, और जो उन्होंने अपना जो सबसे सॉफ्ट टारगेट उस टाइम पे देखा वो उनको कश्मीरी पंडित्स के अंदर जाके मिला। और कश्मीरी पंडित्स को वैली के अंदर जो है शुरुआत से ही इंडियन एजेंट की तरह देखा जाता था कि ये लोग कुछ रॉ के इन्फॉर्मर्स हैं, या फिर ये इंडियन नेशन का झंडा जो है यहाँ पर गाड़ के बैठे हैं। उनको ऐसा रोड ब्लॉक दिखा जाता था कि अगर ये लोग यहाँ से निकल गए किसी ना किसी तरीके से तो बहुत आसानी से जो है कश्मीर जो है इट कैन बी री इंटीग्रेटेड विद द पाकिस्तान। तो उनको रास्ते का जो है बेसिकली एक तरीके से कांटा जो है माना जाता था। एंड इन अ वे दे वर सेलेक्टिवली टारगेटेड। काफी ज्यादा उस टाइम पे काफी बड़े बड़े अत्याचार हुए कश्मीरी पंडित पे, जैसे मतलब बहुत फेमस रेप इंसिडेंट है गिरजा टिक्कू का, पीपल शुड रीड इट। देयर इज अ वेरी फेमस बुक बाय राहुल पंडिता, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स। उसके अंदर उसने पूरा प्रॉपर वे में डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स को एक ऑपरेशन झेलना पड़ा। एंड व्हाट वी हैव सीन इज कि कश्मीरी पंडित्स, some 500,000 of them were displaced in this period, and a lot of them still live in refugee camps. An Indian state was helpless at that time, which I think is one of the biggest tragedies of independent India. राइट। और इसमें सिर्फ इंडियन नेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इनफैक्ट जैसे हमने डिस्कस किया पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। जो आर्मी है उन्होंने ट्रेन किया, हेल्प किया इन मुजाहिदीन और उन जिहाद के वॉर को, बट साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने भी इसको प्रमोट किया, जैसे कि बेनजीर भुट्टो ने, जो आजकल हम बहुत जगह सुनते हैं दिल्ली और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आजादी आजादी सबसे आजादी ले लेंगे हम लोग, तो उसका एक बहुत ही पुराना कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि बेनजीर भुट्टो ने अपने एक फेमस स्पीच में ये बोला था कि हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हरी स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी। और जब यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित के साथ जो अत्याचार है वो हो रहा था, तब की लाल चौक से हर गली से आवाज निकलेगी आजादी आजादी। तो वो पॉपुलर मेमोरी में अभी भी है यहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं उन लोगों के। और जब आप उन्हीं तरीके के स्लोगन्स को, उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को बिना समझे आप उसको आज यहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं आप कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करते हो, ऐसा मुझे लगता है। राइट। तो अब उस बात को, जब वो सिचुएशन हुई कश्मीर में, उस बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो इंडिया ने आसफा इम्पोज कर दिया, आर्मी को काफी जगह सिविलियन मैनेजमेंट में लगा दिया, जो कि शायद कई बार गलत हो जाता है क्योंकि आर्मी ट्रेन नहीं,
राइट। आर्मी वॉर्स करने के लिए और फिर बॉर्डर्स को मैनेज और पेट्रोल करने या फिर उस तरह की ड्यूटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, ना कि एक सिविलियन के साथ इंटरेक्शन में। तो वहां पे जो उनके जो मेथड्स होते हैं जो कि कई बार बहुत हार्श हो जाते हैं, और वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे कि लोग जो है रिजेंटमेंट के साथ उनको देखने लगते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हुई ऑब्वियसली। फिर पाकिस्तान का जो एलिमेंट है वो तो है ही। हमने देखा कि 2 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, क्योंकि पाकिस्तान को डिटर करना था कि आप इंसर्जेंसी या फिर जो भी टेररिज्म है यहाँ पे फ्यूल मत करो। आर्टिकल 370 को भी हटाया गया, इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया गया था 1-2 साल के लिए। तो फिर वहां से फिर से आवाजें उठने लगी कि आप फ्रीडम जो है उसको कर्ब कर रहे हो, और लीडर्स को इम्प्रिजन कर दिया गया, राइट। तो ऐसा लग रहा था कि एक पॉलिटिकल इम्पास आ चुका है, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। बट रीसेंट मूवमेंट्स की जब जो म्युनिसिपल इलेक्शंस थे उसमें भी गुपकर अलायंस करके एक बना कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज का, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और अभी मोदी जी ने खुद उनको बुलाया यहाँ पे और एक वार्तालाप चालू हुई है। तो इट लुक्स लाइक द थिंग्स आर going in the right direction, but the important thing is to understand कि क्या मतलब is it really a good future ahead for Kashmir and India or not? राइट। नहीं, एक चीज तो हम सबको मतलब अग्री करना होगा कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना ही होगा। इट इज अ नेसेसिटी फॉर अस, मतलब इसके बिना मतलब दिस इज अ मेजर हर्डल इन आवर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एज अ कंट्री। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी आफ्टर एवरी 5-10 years, तो मतलब वी विल नॉट बी एबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर। तो जैसे वाजपेयी ने बहुत फेमसली बोला था कि यू कैनॉट चूज योर नेबर्स। तो वही चीज है कि हमारे नेबर्स इस तरह के हैं, पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, इट विल ऑलवेज बी देयर, सो वील हैव टू एस्टैब्लिश सम सॉर्ट ऑफ अ मोडस विवेंडी विद देम, एंड द अदर थिंग इज कि मतलब फ्यूचर में आवर मेन राइवल इज गोइंग टू बी चाइना, सो वी शुड बी एबल टू फोकस मोर ऑन देम। वी कैनॉट बी इन द स्टेट ऑफ टू फ्रंट वॉर ऑल द टाइम। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फाइंड सम सॉल्यूशन टू इट। व्हाट दैट सॉल्यूशन कैन बी इज समथिंग दैट कैन बी डिस्कस्ड, राइट। करेक्ट। तो इसलिए मेरे को जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो दिमाग में आता है इंडियन, पाकिस्तान और कश्मीर कोरोलरी को देखे, वो आता है ब्रिटेन और आयरलैंड को लेके। जो नॉर्दर्न आइलैंड में जो विवाद काफी दिनों तक रहा, जहाँ पे वहां भी लोग टेररिज्म की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, और फिर बीच में अगर आप देखेंगे तो वहां के लोग डिफरेंट तरीके से भी प्रोटेस्ट करने लगे। इंडिया में अगर आप देखेंगे कश्मीर में तो वहां पे पत्थर उठाते हैं लोग। एक आयरलैंड में आप देखेंगे तो बैंड्स वगैरह हैं जो कि अपने जो एजेंडास थे उनको प्रोपोगेट कर रहे थे उसके थ्रू। तो वो उस तरह की चीजें भी हुई वहां पे। तो अगर आप देखें तो वहां पे फिर सोल्यूशन कैसे आया? वहां पे सोल्यूशन आया जब बिल क्लिंटन जैसे एक थर्ड पार्टी जो है वो बीच में आया और बोला कि ठीक है ब्रिटेन, ठीक है आयरलैंड, हम दोनों तुम्हारा पॉइंट समझ रहे हैं, बट दिस इज द पाथ दैट प्रॉब्ली वी कैन टेक अहेड। तो वो जो आवाज थी वो एक्सेप्टेबल थी दोनों पार्टीज के लिए, और वो फिर चीजों को आगे बढ़ा सके, राइट। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी आवाज है जो कि वो मिडिल रोल, इक्वली रिस्पेक्टेबल पोजीशन, दोनों कंट्रीज को देखे और उसको बाई पार्टिसिपेंट तरीके से उसको सॉल्व कर दे ढंग से। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना जो है वो शायद आज की डेट में वो रोल अदा कर सकता है, क्योंकि चाइना बहुत क्लोज है पाकिस्तान के समय, और चाइना की जो रीजनल पावर बनने की जो एम्बिशंस है उसका इस्तेमाल इंडिया भी कर सकती है और बोल सकती है कि भाई अगर आपको इतना बड़ा पावर बनना है, आप चाह रहे हो, तो एटलीस्ट अपने जो नेबरहुड में जो इश्यूज हैं, जो छोटे देश हैं आपके आसपास, वहां पे जो प्रॉब्लम्स उनको तो आप पहले सॉल्व करो, राइट। तब जाकर के आप यूएस जैसे सुपर पावर के साथ आप कुछ compete कर सकते हो, क्योंकि वो देखता है भाई कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो एज अ सुपर पावर दैट इज योर ऑब्लिगेशन एज वेल इन अ लॉट ऑफ केस, बट दैट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन है वो तो पॉलिटिकल है, कि कैसे आप एक पॉलिसी दें जहां पे आप जो ओरिजिनल जो भी गलतियां हुई हैं सरकार से या आर्मी से, उनको आप सॉल्व करें, राइट। अगर आर्मी में आपको लगता है कोई गलत किया है तो उसको आप पनिश भी करें, जिससे कि लोगों को लगे कि भाई हाँ, ये सरकार जो है जो भी ट्रू ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस कर, राइट। और दूसरी चीज ये है कि जो भी वहां पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर वो उनको बार बार ऐसे अरेस्ट ना करें, अब उनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। कोई गलत काम करे तो ऑब्वियसली उसके लिए जेल है, लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट दें, और साथ ही साथ इस पॉलिसी ऑफ कैरेट के साथ एक स्टिक भी होनी चाहिए, कि लोगों को बहुत क्लियर विजन हो कि भाई अगर आप सही चीज और सही राह पे आप इंडियन स्टेट के साथ कॉपरेट करते हुए चलोगे तो आपको इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, आपको डेवलपमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, राइट। बट अगर जहां भी आप गलत करोगे तो उस पर हमें बहुत हार्शली एक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि बहुत क्लियर हो जाए माइंड में कि यार व्हाट इज इट दैट इज एक्सपेक्टेड
for the society in general. What is the right thing for the society in general? Right. So मेरा थोड़ा political bent है. I don't know what is your take on it. नहीं मतलब I agree कि थोड़ा जो a part of solution is going to come from political thing, but मुझे personally लगता है कि the major problem in Kashmir, and it has always been that, कि is about demography. वहाँ पर जो major problem है is कि these people, they have been living in a very close setup for a very long time. तो इंडिया में हम दूसरी cities को अगर हम देखेंगे major, अगर if you go to metros, right, काफी ज़्यादा cosmopolitan bent होता है, people from all over the country are living there. That in a way instills a very nationalist sort of a feeling within the people. People feel that there is this oneness among all of us, which is something that is lacking in Kashmir. को हमने काफी सालों से जो है उसको एक तरीके से बांध के रख रखा है. We don't let anyone from the other parts of India to go there, do business and come back. तो उसकी वजह से I think कि that has also led to closing of their minds in a way. तो I feel कि one of the things would be to get this movement back between Kashmir and the rest of India. The other thing is कि we'll have to restore the demography of that region, and not just because this is ultimately going to contribute to the injustice that was meted out to the Pandits, but उससे ज़्यादा I feel कि if a large number of people from the other parts of India go and start settling in those territories and conducting business, then maybe we'll start getting to know each other much better, which is something that is lacking right now. अभी ये जो political elites हैं, they have become power brokers and they thrive on all these kind of conflicts in a way. So this is where I feel कि the real solution arises, and I think that this is a very long term kind of a project that people in India will have to think and take. Correct. बिल्कुल ईशान, कि कश्मीर में जो शांति का रास्ता है वो लॉन्ग ड्रॉ नहीं है. देयर आर नो शॉर्टकट्स राइट नाउ. कोई तुरंत सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, बट मनोज सिन्हा को एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज के एक पॉलिटिकल पर्सन को वहां भेज करके एक सही स्टेप आई थिंक लिया है. और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी कहीं ना कहीं दोबारा रिवाइव करके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिवाइव करने की जो चीजें अभी चालू हुई वो भी काफी अच्छा है. अब बस थोड़ा सा वहां पे लोगों के साथ जाकर के जुड़ के थोड़ा सा आंसू बहा करके थोड़ा सा उनके जो भी ग्रीवांसेस है उनके लिए बोल के भाई ठीक है हम समझते हैं, बुरा हुआ तुम्हारे साथ, हम क्या करें, हम भी तो परेशान हैं, कुछ ऐसे एक पॉलिटिकल कंसेंसस, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए. और आई थिंक एंड आई एम होपफुल ऑल्सो कि कश्मीर में एक लास्टिंग पीस हम देखेंगे बहुत ही जल्द. तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं. तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए अगर आपको पसंद आए, और हमें अपने सजेशंस भी दीजिए कि किस तरीके की चीजें और किस टॉपिक्स पे और आपको डिस्कशन हमारा जो करना है वो पसंद आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. Thank you.